चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक फोर्स जो है -xi प्लस yj जो है एक्ट करता है, आपको निकालना है वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम हेयर टू हेयर अलोंग द लाइन। तो आपको इस लाइन के अलोंग इस पार्टिकल को ले जाया जाता है, तो आपको वर्क डन निकालना है कितना होगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखें कि यहां से यहां ले जाया जा रहा है इस वेरिएबल फोर्स की इन्फ्लुएंस में। सो वर्क डन को लिख सकता हूं मैं F.dr का इंटीग्रल। तो F यहाँ पे x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, तो लिख सकता हूं -xi प्लस yj, और यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट आपको लेना होगा dxi प्लस dyj। ठीक, अब इसका कर देंगे आप इंटीग्रेशन। तो यहां से इसका और इसका जो है डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको मिलेगा -x × dx, और यहाँ पे इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको मिलेगा y × dy। अब यहाँ पे लिमिट देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है। इनिशियल जो पोजीशन है उसका x कोऑर्डिनेट 1 है, फाइनल जो पोजीशन है उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो x की लिमिट आप लगाने वाले हैं 1 से लेके 0 तक। अब y की बात करें, y की इनिशियल वैल्यू जो है 0 के बराबर है। इनिशियली यहां था, यहाँ पे y की वैल्यू 0, फाइनली यहाँ पे है तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, तो 0 से लेके 1 यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x² 2, और लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 1 तो आपको मिलेगा -1/2, आगे एक और माइनस है तो 1/2 हो जाएगा। सो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 आपको आंसर मिलने वाला है। सो 1 जूल हमारा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। एक रबर बैंड है जो स्ट्रेच किया जाता है यदि x अमाउंट से, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट करता है जस्ट लाइक इन स्प्रिंग, और वो फोर्स लगाता है ax + bx²। तो आपको बताना है कि वर्क डन बाय इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड बाय LL। यदि इसको नेचुरल लेंथ से L हम एक्सटेंड कर देते हैं तो कितना वर्क डन होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस वेरिएबल फोर्स के लिए हम वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू F dx फ्रॉम 0 से लेके L, आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो ax + bx² × dx 0 से लेके L, ये मिलेगा आपको ax² 2 प्लस bx³ 3 0 से लेके L। लिमिट यहाँ पे भर देंगे इसमें तो आपको मिलेगा al³ 2 al² 2 प्लस bl³ 3। तो l² 2 प्लस bl³ 3, ये सी ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में है जिसमें दिया है एक बॉडी है जिसका मास है कुछ, स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट along x-axis so that its velocity is varying as v is equals to a√s। आपको बताना है क्या बताना है कि टोटल वर्क डन बताना है। अब टोटल वर्क डन ही निकालना है हमें, तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस वेलोसिटी से निकालने की कोशिश करते हैं एक्सेलरेशन। तो यहां से आप लिख सकते हैं dv को लिख सकता हूं मैं dv, v को क्या लिख सकता हूं, v को क्या लिख सकता, कुछ भी नहीं लिख सकता v को भाई। एक्सेलरेशन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं v × dv/dx, v × dv/dx। तो v की वैल्यू कितनी है a√s इंटू dv/ds, यानी कि इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देता हूं s के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा a/2√s। तो √s से √s चला जाएगा तो आपको मिल जाता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a² 2। अब a² 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यहां पे लिख सकता हूं v इज इक्वल टू u + at। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में कितनी आ जाएगी आपके पास a × t, एक्सेलरेशन × t, और एक्सेलरेशन कितना है a² 2 × t। तो ये वेलोसिटी आपको मिल जाती है। अब आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है। अच्छा पहले एक काम कर लो, अच्छा ये ठीक है। तो वर्क डन होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने पे आपको मिलता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ½ mv² - 0 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो आपको मिलेगा ½ इंटू मास इसका m, स्पीड का स्क्वायर, स्पीड कितना है a² 2 × t, सो a⁴/4 × t²। तो आपको मिलता है m a⁴ डिवाइडेड बाय 8 × t², ma4t2 डिवाइडेड बाय 8 तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें दिया है यूनिफॉर्म चेन जिसका लेंथ 2 मीटर के बराबर है और उसको रखा गया है इस टेबल पर, जिससे उसकी 60 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो टेबल से बाहर लटकती है। तो टोटल मास दिया है 4 केजी। आपको बताना है कितना वर्क लगेगा उस पूरी चेन को टेबल पर वापस लाने में। अब की बार चेन को गिरने नहीं दे रहे हैं, चेन को वापस हमें पकड़ के लाना है। तो बताना है टोटल वर्क कितना होगा। तो ये आपके पास चेन है इस तरीके से, इसका कुछ पार्ट जो है 0.60 सेंटीमीटर है ना, तो 60 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया 200 सेंटीमीटर, 2 तिया 6, 30% लेंथ, 30% ऑफ टोटल लेंथ जो है वो नीचे की तरफ है और इस लेंथ का मास कितना हो जाएगा 0.3 टाइम्स ऑफ टोटल मास। और टोटल मास कितना है 4 केजी, तो 4 केजी यहां पे लिख सकता हूं। 1.2 केजी जो मास है इसका नीचे लटका हुआ है। हमें करना क्या है, हमें इसको खींचना है स्लोली और इसको वापस इस टेबल पर लगा देना है इस तरीके से। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि इस जो पार्ट जो हैंग कर रहा है, जो लटक रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। तो अल्टीमेटली हमें सेंटर ऑफ मास जो है वो 30 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ाना है। तो इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास 30 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ाने में जो वर्क डन होगा वही मिनिमम वर्क डन होगा इस पूरी चेन को ऊपर चढ़ाने में। तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन जो मिनिमम हमको नीडेड होगा दैट विल बी इक्वल टू मास इतने पार्ट का कितना है 1.2 kg इंटू जी इंटू एच। एच इज 30 सेंटीमीटर, 30/100। 0 से 0 चला गया, 10 से 10 चला गया, आपको मिल जाता है यहां से 3.6 जूल। 3.6 जूल वर्क हमें करना होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसमें दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है पार्टिकल का। आपको बताना है वर्क डन कितना होगा इन फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड में वर्क कितना होगा। तो यहाँ पे 10 सेकंड तक का ग्राफ है, ये 0 का ग्राफ है। यहाँ पे मैं मान लेता हूं टाइम हो रहा होगा 2 सेकंड के बराबर। इस लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए पहले। इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू, स्लोप कितना है इसका 50/10 -5 प्लस -5 इंटू एक्स प्लस सी, सी इज 50। तो इसकी इक्वेशन आ जाती है, इस लाइन की इक्वेशन v इज इक्वल टू -5t प्लस 50। तो इक्वेशन लिखना हमें आ गया। इक्वेशन मैंने लिख दिया। इस ग्राफ की इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन से मैं टाइम की वैल्यू 2 सेकंड यदि पुट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी 2 सेकंड पे कितनी है। तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी एट t इज इक्वल टू 2। एट t इज इक्वल टू 2 वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी आपको मिल जाएगी यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड। तो हमें ये बताना है कि यहां से लेके यहां तक कितना वर्क हुआ है। तो वर्क डन इन 2 सेकंड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्पीड हो चुकी है 50 से 40, तो मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू m इंटू, एक्सक्यूज मी, यहां हम लिख सकते हैं that half into m, m कितना है आपके पास 10 kg इंटू फाइनल स्पीड का स्क्वायर 2500। बेसिकली फाइनल तो 40 हो चुका है, तो 1600 माइनस 2500 हमें यहाँ पे लिखना होगा। ठीक, तो यहां से 2 से मिल जाएगा आपके पास 5, सो 5 इंटू 16 9 25 900, सो माइनस ऑफ 4500 जो है जूल के बराबर वर्क डन हुआ होगा। सो -4500 जूल, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 0.1 kg है और उसको स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, अननोन स्प्रिंग है, उसके साथ जोड़ा जाता है और कंप्रेस कर दिया जाता है x डिस्टेंस से। x डिस्टेंस उसको कंप्रेस कर दिया जाता है फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन and released at rest, released from rest. After approaching half of the distance from the equilibrium position, it hits the another block is elastically and comes to rest momentarily, while the other block moves with velocity 3 meter per second. The total initial energy of the spring हमें बताना है कितना होगा। तो सवाल है कुछ ऐसा कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, हमारे पास है एक स्प्रिंग और स्प्रिंग रखी हुई है नॉर्मल, कोई भी उसमें स्ट्रेच नहीं है, कोई भी उसमें कंप्रेशन नहीं है। एक ब्लॉक आता है और इसको ऐसे हिट करता है और इसको अच्छे से दबा देता है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि अब जो है इसमें कंप्रेशन आ चुका है, कंप्रेशन अब इस स्प्रिंग में आ चुका है x के बराबर, जो क्वेश्चन में दिया है। यहां पे एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास 0.1 kg के बराबर है। अब क्या होता है, अब इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया जाता है रेस्ट से
अब इस ब्लॉक को छोड़ दिया जाएगा तो ब्लॉक भागेगा वापस इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में ये मूव करने लगेगा। और जब स्प्रिंग में कंप्रेशन आधा रह जाता है, जब कंप्रेशन x/2 रह जाता है, तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी। तो मान लेता हूं मैं वेलोसिटी v इसके पास रहती है और ये एक दूसरे ब्लॉक के साथ टकराता है, दूसरे ब्लॉक के साथ ये टकराता है। ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, E की वैल्यू 1 के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं है। तो क्या होता है सर, ये ब्लॉक तो रुक जाता है, हमारा जो ओरिजिनल ब्लॉक है जिसका मास हमें पता है वो रुक जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, और दूसरा ब्लॉक जो है वो मूव करने लगता है 3 मीटर पर सेकंड से। तो ये रिजल्ट जो है जाना पहचाना है और ये आपको याद होना चाहिए। मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में सेंटर ऑफ मास जब पढ़ाया था, जब कोलिजन जब पढ़ाया था, तब थ्योरी में वहां बताया था कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट हो सेम मास के और इलास्टिक कोलिजन हो, तो वो अपनी वेलोसिटीज जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं कोलिजन के बाद। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्लियरली जो है एक्सचेंज हुई है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे रेस्ट पे है, तो ये बाद में रेस्ट पे आ गया, इसका मतलब ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से x से कंप्रेशन x/2 होने में जो स्पीड हो जाती है ब्लॉक की वो 3 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो चलिए इसको मैथमेटिकली जो है एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां से यहां के लिए जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी है ½ kx² प्लस काइनेटिक एनर्जी है 0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है ½ mv² प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है ½ k x/2 का स्क्वायर यानी कि x²/4। तो आपको मिल जाएगा ये ½ 1/4, सो 3/4 ऑफ kx²/m का अंडर रूट। ये आपको वेलोसिटी मिल जाने वाली है इस ब्लॉक की। अब ये वेलोसिटी जो है किसके बराबर है, 3 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो इसको 3 मीटर पर सेकंड के बराबर कर देंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और कह सकते हैं कि मासेस भी आपस में बराबर हैं। यहां मिल जाएगा आपको 3/4 इंटू k इंटू x² डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 9। अंडर रूट को मैंने हटा दिया है और यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है 9, तो यहाँ 3 से हट जाएगा ये 3 बार, तो आपको मिल जाएगा 1.2 kx² इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 4 1.2 और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि इनिशियल जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज 0.6 जूल। तो 0.6 हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, 0.6 बी ऑप्शन हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया है a bullet loses 1/nth of its velocity passing through one plank. The number of such planks that are required to stop the bullet. तो हमें नंबर ऑफ प्लैंक्स बताने हैं जिन प्लैंक से कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है हमारा जो बुलेट है। तो मैं मान लेता हूं कि एक जो प्लैंक है कुछ इस तरीके का है, इसका विड्थ जो है वो x के बराबर है और जब इसमें बुलेट मान लेते हैं u स्पीड से जाता है या v0 स्पीड से एंटर करता है, तो इस प्लैंक से निकलने के बाद प्लैंक को पेनिट्रेट करने के बाद इसकी जो स्पीड है हो जाती है v के बराबर। और v की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि उसकी ओरिजिनल स्पीड में से उस ओरिजिनल स्पीड का nth पार्ट माइनस कर दो, तो ये फाइनल स्पीड हमें यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि इस प्लैंक में से यदि एक कांस्टेंट फोर्स मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे इसको मिल रहा है बुलेट को, तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इनसाइड वन प्लैंक इज इक्वल टू माइनस ऑफ f इंटू एक्स। ये वर्क डन बाय प्लैंक कह सकते हैं, प्लैंक के अंदर जो फोर्स मिल रहा है वो उसका वर्क डन है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ इंटू m इंटू v0 माइनस v0 बाय n का स्क्वायर माइनस ½ इंटू m इंटू v0 का स्क्वायर। यहां से आपको मिल जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसे थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लिख लें तो आपको ये मिल जाएगा ½ इंटू m v0 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां मिलेगा ये 1 माइनस 1 बाय n, ये n माइनस 1, सो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और फाइनल इनिशियल n माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और ये बन जाएगा माइनस ऑफ n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलने वाला है और ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ fx के बराबर है। तो यहां से n स्क्वायर से एक n स्क्वायर चला जाएगा और आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है
दैट माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू एम टाइम्स वी नॉट स्क्वायर, और ये मिल जाएगा माइनस ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। दिस इज वर्क डन बाय वन प्लैंक। अब मैं ये चाहता हूं कि ये बुलेट जो है फाइनली रुक जाए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए और ये z नंबर ऑफ प्लैंक से होके गुजरता है। तो z नंबर ऑफ प्लैंक से गुजरेगा तो इसका वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन होगा इस बुलेट के ऊपर माइनस एफ एक्स इंटू जेड। जेड मैंने मान लिया नंबर ऑफ प्लैंक्स जिनसे गुजरता है, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर। अब यहां पे हम माइनस ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। माइनस एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहां लिख दूंगा मैं हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, और यहां मिल जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और यहां पे z भी है, और यहां मिलेगा माइनस ऑफ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये आपको यहां पे मिलता है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर से हाफ एम वी नॉट स्क्वायर गया, और ये आपको मिल जाता है यहां से, इसको इधर ले जाएंगे, z इज इक्वल टू माइनस है तो n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1। ये आपको z की वैल्यू मिल जाती है। तो n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1, n स्क्वायर अपॉन, ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अच्छा सवाल था, काफी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जिसमें दिया हुआ है a 70 kg man leaps vertically into the air from a crouching position. To take the leap, the man pushes the ground with a constant force F to raise himself. The center of gravity rises by 0.5 meter before he leaps. After the leap, the center of gravity rises by another 1 meter. The maximum power delivered by the muscles is. क्वेश्चन में आपको दिया है, देखिए आपने यदि आपका गांव से थोड़ा सा ताल्लुकात हो, आपसे आपके ऊपर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो, तो आपको मालूम होगा गांव में जो है उसको कहते हैं दंड पेलना। दंड पेलने का मतलब होता है कि ऐसे क्राउच करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही दिया है कि एक बंदा जो है ऐसे क्राउच करता है और ऐसे उछलता है, ठीक इस तरह से जो है सिचुएशन यहाँ पे बताई हुई है। तो क्वेश्चन में दिया है कि ये जो पर्सन है ये ग्राउंड को F फोर्स लगाकर पुश करता है, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय मसल्स कितना होगा। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूं, कुछ इस तरीके का डायग्राम है कि यहाँ पे एक बंदा है, ड्राइंग के लिए माफी चाहते हैं, ये क्राउच करता है ऐसे, बिल्कुल जमीन में बैठा हुआ होता है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब वो अपनी नेचुरल जो नॉर्मल पोजीशन है वहां पे होगा, और फिर उसके बाद थोड़ा सा वो हवा में उछल जाता है। कुछ ऐसे सिचुएशन आपको दे रखी है। क्वेश्चन में कहा है कि ये अपनी क्राउच्ड पोजीशन से जब लीप लेता है, यानी हवा में उछल रहा होता है, तो ये सेंटर ऑफ मास 0.5 मीटर ऊपर उठ जाता है। यानी पोजीशन 1 से 2 आने में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 0.5 मीटर ऊपर उठ जाता है, और जब ये लीप ले लेता है, हवा में उछल जाता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है वो 1 मीटर और ऊपर हो जाती है, 1 मीटर, और ये ऊपर उछल जाता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से ही हमें काम है। और क्वेश्चन में कहा है कि यहां से लेकर यहां तक जो इंटरवल है, इसमें ये पुश करता है ग्राउंड को F फोर्स लगाकर। तो F फोर्स लगाकर यहां से यहां के बीच में F फोर्स लग रहा है, और यहां से यहां के बीच में बिकॉज कोई कांटेक्ट नहीं है तो कोई भी कांटेक्ट फोर्स यहां पे नहीं लग रहा होगा। तो हमें यही कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड कितनी होगी। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड, तो पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो फोर्स तो कांस्टेंट लगा रहा है, तो जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम रही होगी इस ऑब्जेक्ट की, इस पर्सन की, तो वही उसी इंस्टेंट पे हमें पावर निकालनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक ही फोर्स लगा है, और यहां वेलोसिटी 0 है, यहां वेलोसिटी कुछ ना कुछ इसकी रहने वाली है। तो मैं कह सकता हूं इस इंस्टेंट पर पावर जो है हमें मैक्सिमम मिलने वाली है। तो इस इंस्टेंट पर हमें निकाल लेना है कि कितनी वेलोसिटी होगी, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा काम चल जाएगा। तो पहले हम 1 और 2 के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम जो है इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं लिख सकता हूं यहां से यहां के बीच में जो फोर्स लग रहा है ग्राउंड की वजह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, बिकॉज इस पर्सन ने F फोर्स लगाया है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस धरती ने भी इस इंसान के ऊपर F फोर्स लगाया होगा।
सो F इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहां से यहां के बीच में सेंटर ऑफ मास 0.5 मीटर डिस्प्लेस हो चुका है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी है इसकी हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ पे क्राउच्ड पोजीशन में यहाँ पे रेस्ट में था तो -0, तो यहां से आपको मिल जाता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर, mv स्क्वायर यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाती है। अब यहां से लेके यहां तक देखिए बेटा, यहां से यहां तक इसका कांटेक्ट जमीन से छूट चुका है, तो कोई जमीन की वजह से फोर्स नहीं लग रहा है, ये प्योर ग्रेविटी के अंदर जो है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये मूव कर रहा है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूले में यहां से लगा सकता हूं। तो आपसे कहा गया है कि ये 1 मीटर उछल जाता है, तो 1 मीटर उछलने के लिए कितनी स्पीड इसकी रही होगी जिससे ये 1 मीटर चल के रुक जाए। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि ये जो v की वैल्यू रही होगी ये अंडर रूट ऑफ 2gh के बराबर रही होगी, 2 इंटू 10 इंटू 1 मीटर के बराबर 1, तो आ जाएगा आपके पास v इज इक्वल टू √20। अब √20 स्पीड हमें मिल चुकी है, तो यहां से आप फोर्स निकाल सकते हैं कितना होगा। तो फोर्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, मास कितना दिया है 70 kg, 70 kg का पर्सन है, स्पीड का स्क्वायर यानी कि 20, ये मिल जाएगा आपको 1400 न्यूटन, 1400 न्यूटन। और आपको निकालना क्या है, हमें मैक्सिमम पावर निकालनी है, तो पावर मैक्सिमम मैं लिख सकता हूं कितना होगा, फोर्स इनटू स्पीड मैक्सिमम, मैक्सिमम स्पीड की रही है इसकी ये √20 के बराबर, और √20 को लिख सकता हूं मैं 2√5, तो यहां से आपको मिल जाएगा 2800 इंटू 2.24 के बराबर, 2800 इंटू 2.24, तो आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखिए आपको क्या मिलेगा, इसको अप्रोक्सीमेटली 2.2 लिख देता हूं, तो मिल जाएगा आपको 280 इंटू 22 0615065 तो लगभग 6160 जो है आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि 6.16 इंटू 10⁻³ के आसपास कुछ रिजल्ट है। तो यहाँ पे 6.26, सब जगह 6.26 है, लगभग हमारा भी ऑलमोस्ट उतना ही है, इंटू 10⁻³ है। और कब मिल रही है ये पावर, जब ये हवा में उछल रहा होगा। तो हमें दो ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, एक ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, लेकिन यहाँ पे लिखा है एट द स्टार्ट, नहीं एट द टेक ऑफ, तो ये वाला ऑप्शन जो है हम यहाँ पे सही टिक कर देने वाले हैं। ठीक, सवाल हो गया, अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था, दो कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया है a 60 horsepower electric motor lifts an elevator having a maximum total load capacity of 2000 kg if the frictional force on the elevator is 4000 newton, the speed of elevator at full load। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि हमें बताना है कि स्पीड दिया है और बताना है, दोनों एक साथ बोल दिया। तो भाई ये क्या है कि ये एलिवेटर है, एलिवेटर को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो हमें एक फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करना होता है। तो यहाँ पे जो इसकी रेल्स लगी होती हैं, यहाँ जो कनेक्टर लगे होते हैं चारों तरफ से, उनमें और इस लिफ्ट के बीच में फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा नीचे की तरफ, जो क्वेश्चन में दिया है 4000 न्यूटन मैक्सिमम लोड पे बताना है, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है। और 2000 केजी जो है इसमें वजन रखा हुआ है, यानी कि 20,000 न्यूटन, 20,000 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लग रहा है, 4000 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लग रहा है, और ये इसको पावर कांस्टेंट पावर से इसको खींच रही है। तो पावर की वैल्यू में लिख सकता हूं फोर्स डॉट वेलोसिटी। सो फोर्स कितना है टोटल, इतना, तो ये कितना हो जाएगा 24,000 टोटल फोर्स, टोटल लोड इनटू वेलोसिटी पता नहीं, और ये किसके बराबर है, पावर ऑफ लिफ्ट। पावर लिफ्ट कितनी है 60 हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में दे रखा है 746 वॉट के बराबर होते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको स्पीड v की वैल्यू मिल जाएगी 60 इंटू 746 डिवाइडेड बाय 24,000। ठीक, तो यहां से आपको स्पीड मिल जाने वाली है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जिसमें दिया है कि एक पार्टिकल का मास m है और वो एक सर्कल में मूव करता है और फिक्स्ड रेडियस r इन सच अ वे दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट टाइम t इज गिवन बाय दिस। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, v² r इज इक्वल्स टू n² r इंटू t²। तो यहां से r को इधर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू nRT, v इज इक्वल्स टू nRT आपको मिल गया। अब आपसे पूछा गया है पावर डिलीवर्ड पूछा गया है, तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt,
तो हो जाएगा आपके पास n इंटू आर, एक्सेलरेशन हो गया n इंटू आर। तो मास से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। तो यहां से आपको फोर्स मिल चुका है, आपको यहाँ पे वेलोसिटी पता है, तो फोर्स डॉट वेलोसिटी पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर इज इक्वल टू n r इंटू m इंटू वेलोसिटी इज n r इंटू t। तो यहां से मिल जाएगा n स्क्वायर r स्क्वायर, m यहाँ पे होगा और यहाँ पे t होगा, mn स्क्वायर r स्क्वायर t, mn स्क्वायर r स्क्वायर t। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।